नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि सूबे ने और साथ में देश ने भी वैक्सीनेशन के मामले में आज इतिहास गढ़ा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार बने कोरोना वायरस टीकाकरण में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, यानी कि 1 अरब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 महीने में 100 करोड़ के टीकाकरण पर बधाई देने के साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बड़े अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर पहुंचे थे। कोरोना वायरस टीकाकरण केंद्र पहुंचे, वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, लाभार्थियों से मुलाकात करी, उनका अनुभव भी साझा किया। आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के 100 करोड़ डोज भारत देने में सफल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी की बटलर पैलेस कॉलोनी में राज्य संपत्ति विभाग के अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य का उद्घाटन किया। इस निर्माण से राज्य सरकार को अपने अतिथियों को रुकवाने में किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके साथ ही अब सरकार के धन की भी बड़ी बचत होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि जैसा है। अभी तक राज्य सरकार के अतिथियों को लखनऊ के होटलों में रुकवाना पड़ता था। ऐसे में अगर होटल पहले से ही बुक होते थे तो हमें विकल्पों की तलाश करनी पड़ती थी। अब ऐसा संकट नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा हमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों के रुकने की यहां पर व्यवस्था अब हम कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। उत्तर प्रदेश देश की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में के जो अतिथि गृह हैं, चाहे वह राज्य के अंदर हो या राज्य के बाहर हो, देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, उस पहचान के अनुरूप इनके नामकरण होने चाहिए और यही नामकरण हम लोगों ने दिए हैं। जैसे राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग का नामकरण हमने मां सरयू के नाम पर किया है। सरयू आप जानते हैं कि अयोध्या की पावन नदी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इसका संबंध रहा है। विशिष्ट अतिथि गृह डॉली बाग का नाम भी यमुना के नाम पर किया है। अति विशिष्ट गृह महात्मा गांधी मार्ग का। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह वाराणसी में आम आदमी पार्टी की ओर से तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें बिना परमिशन के रैली करने से मना किया, तब वो पुलिस से उलझ गए। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी संजय सिंह को 18 दिनों के भीतर दूसरी बार पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले उनको लखीमपुर जाते समय सीतापुर में हिरासत में लिया गया था। तो वहीं हिरासत में ले जाने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद ने राज्यसभा के सभापति तक को अपील कर डाली, पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, माननीय सभापति महोदय, मुझे भारी पुलिस बल के साथ में शिवपुर वाराणसी में अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कृपया तुरंत हस्तक्षेप कीजिए। ऑर्डर मिले तो ऑर्डर किसी तिरंगा यात्रा से किस प्रकार का डर है मुझे समझ में नहीं आता। भारत की आन बान और शान भारत का तिरंगा, अगर उसको लेकर हम कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो क्यों उस पर विरोध हो रहा है आदित्यनाथ जी की सरकार की ओर से, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा। आगरा में यात्रा हुई, नोएडा में यात्रा हुई, लखनऊ। वहीं यूपी सरकार और पुलिस के रवैये से नाराज सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। यूपी पुलिस की तरफ से जारी पत्र को शेयर करके लिखा कि इसकी भाषा देखिए। आदित्यनाथ जी ने प्रशासन ने तिरंगा यात्रा को अवैध घोषित कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुख्यधारा में लाने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत हैं। इस समय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं। प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र तैयार होने से पहले ही छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। वो घोषणा क्या है समझ लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को एक ट्वीट किया।
और ट्वीट में ही सारी नीतियों का, सारी घोषणाओं का सार है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल मैं कुछ छात्राओं से मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार अगर बनती है तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन भी देंगे, स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी दी जाएगी। कांग्रेस इसको शीघ्र ही लागू भी कर देगी। तो अब जालौन का क्या हाल है? यूपी सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी के तो कहने ही क्या, बेतुका बयान सामने आया है। डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के सवाल पर मंत्री जी कह निकले कि आजकल मुट्ठी भर लोग ही तो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, 95% लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग ही नहीं करते। मंत्री जी शायद मंगल ग्रह पर भ्रमण करके आए हैं। आम आदमी पार्टी की आमदनी बढ़ी है, डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मंत्री उपेंद्र तिवारी जालौन के उरई पहुंचे थे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, जहां उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि इनको बयान वीर की उपाधि मिल सकती है। 75 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसमें तमाम केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना, ये स्वच्छता अभियान जो सूबे में बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल पानी पानी हो गई है। जिन किसानों ने फसल काटकर खेत में रखी वो भी खराब। बदायूं के हजरतपुर इलाके में गांवों के हालात खराब नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले बिजनौर से छोड़े गए पानी के बाद रामगंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें 6 तासीर पूरे सूबे की समझिए, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, बहराइच और रामपुर, साथ में लखीमपुर खीरी। वही लखीमपुर खीरी जो कुछ दिनों पहले सियासत का अड्डा बना हुआ था, आज पानी से पानी पानी है। उत्तराखंड और नेपाल में हुई बारिश का असर अब सूबे में नजर आ रहा है। सरयू नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को करीबन 7 लाख क्यूसेक पानी बैराजों के जरिए सरयू नदी में छोड़ा जा चुका है। मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह 10 बजे से असर दिखना शुरू हो चुका है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो नदी खतरे के निशान के करीबन 48 सेंटीमीटर नीचे रह गई है, यानी कि थोड़ा सा मार्जिन बचा है। गोरखपुर में अलर्ट जारी किया गया। कटान को देखते हुए गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में खतरे की आशंका के बीच एक मकान को खाली करा लिया गया है। जो लगातार जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और पानी अब नीचे की ओर आ रहा है। आज सवेरे का जो अपडेट है वो अयोध्या में मतलब 92.65 पे नदी का जलस्तर है, जो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके दृष्टिगत जो हमारे 2 तहसील जनपद गोरखपुर के खजनी और गोला, जहां से ये नदी बहती है, तो वहां पर एहतियातन तौर पर पूरी टीम को अलर्ट कर दिया गया है। वो पूरा एरिया जो है वो अधिशासी अभियंता बाढ़खंड 2 का एक पूरा रेंज है वो, तो वहां पर उनकी टीमें लगातार तटबंधों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। जहां भी अगर कहीं कोई कटान होने की संभावना है वहां पर भी लगातार उसको वॉच किया जा रहा है और उसको रोधक कार्य भी वहां पर बाढ़ रोधी कार्य भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश का असर अब गोरखपुर में भी आने वाला है। आपको बता दें 8 लाख क्यूसेक पानी उत्तराखंड की तरफ से सरयू नदी में छोड़ा गया है, जो गोरखपुर के तहसील खजनी व गोला में भी पूरी तरीके से उसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि खतरे से कुछ ही नीचे इस समय पानी बह रहा है, जो 24 घंटे या 48 घंटे बाद पूरी तरीके से खतरे के निशान से ऊपर आने की संभावना है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। आपदा विभाग वहां पे पूरी तरीके से चौकसी बरत रही है। जिला अधिकारी ने पूरी तरीके से दावा किया है कि कोई भी स्थिति होगी हम उससे निपटने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तराखंड के रामनगर बैराज से छोड़े गए 1,46,000 क्यूसेक पानी ने रामपुर जिले में कहर बरपाया हुआ है।
55 गांव जद में है पानी की और हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बचाव के लिए एसडीआरएफ की 2 और पीएसी की 1 टीम रामपुर पहुंच चुकी है। तो वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को राहत के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया और साथ ही फूड पैकेट और कच्चा राशन बांटने की व्यवस्था की गई है। रामपुर इस वक्त चारों तरफ से बाढ़ की मार झेल रहा है। रामपुर से 3 नदियां होकर गुजरती है, कोसी नदी, रामगंगा नदी और भाखड़ा नदी। ये तीनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इनके आसपास जितने भी गांव हैं सब बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण से कोसी नदी के किनारे सभी गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा रामगंगा नदी में भी पानी का बहाव काफी है। कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे कि आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ों की बारिश के बाद रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी से रामपुर में कोसी, पीलाखार, धौरी और भाखड़ा नदियां उफान पर हैं। सर्वाधिक कहर कोसी बरपा रही है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोसी का पानी आ जाने के कारण रामपुर मुरादाबाद के बीच बुधवार को 5 घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रही। यही नहीं, रामपुर मुरादाबाद के रेलवे ट्रैक को खतरे में देख सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक ट्रेनों की आवाजाही भी बंद रखी गई। हाईवे के ट्रैफिक और ट्रेन को बदले हुए मार्गों से चलाया जा रहा है। वहीं गांव निवासी बुजुर्ग रियासत अली रोते हुए अपनी बाढ़ की दास्तां बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि घरों में इतना पानी घुस गया है कि उन्होंने आज तक अपने होश में भी कभी इतना पानी नहीं देखा। सैलाब का पानी घर में घुस गया। इतना पानी मैंने अपनी होश में अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। मेरे बच्चों की शादी का सब बह गया। कोई दहेज नहीं बचा, घर में कोई चीज नहीं बची है, खाने पीने का कोई रास्ता नहीं बचा। रामपुर जिला प्रशासन ने बताया कि जनपद के 150 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से कई गांवों का जिला मुख्यालय से भी संपर्क कट चुका है। एसडीआरएफ और पीएसए की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। लोगों को भोजन के साथ साथ उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। क्षेत्र में लगभग 55 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी जलभराव की बाढ़ की संभावनाएं बनी और स्थितियां बनी। शहर में भी जो हमारा घाटमपुर वाला एरिया है, वहां पे जो कोसी नदी के किनारे का एरिया है, वहां पे भी रात्रि में काफी पानी बढ़ गया था। हमने 4 टीमें इसमें गोताखोरों की बुलाई। इसमें 3 टीम एसडीआरएफ की है और 1 टीम हमारी पीएसी की है। अभी मेरी एडीजी पीएसी साहब से भी बात हुई है। हमने और उनसे पीएसी की टीम भेजने की मांग की है और एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से रात से ही हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, रात्रि में भी पूरी रात हमारी पूरी तहसील प्रशासन की टीम एसडीआरएफ की टीम के साथ में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रही है। हमने निर्देश दिए हैं कि हर गांव पंचायत में, हर तहसील में जहां पे लोगों को अगर रेस्क्यू सेंटर की आवश्यकता पड़ती है तो रेस्क्यू सेंटर चला के हमारे एसडीएफ लोगों को वहां पहुंचाएं। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सभी अधिकारी बाढ़ पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहां से लोगों और उनके पशुओं को एनडीआरएफ की टीम निकालकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पीलीभीत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई सर्वेक्षण के बाद पुलिस लाइन में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक करी। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा में 49 गांव प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं आज पीलीभीत आया हूं। निश्चित रूप से जो प्राकृतिक आपदा आई है, उत्तराखंड में अतिवृष्टि हुई है, जल प्लावन हुआ है, जिसके कारण से पिछले 90 सालों का सारा रिकॉर्ड टूटा है। 5,47,000 क्यूसिक पानी शारदा में आया है और 56,000 क्यूसिक पानी देवा नदी में आया है और दोनों नदियों के जल प्लावन के कारण से हमारे 5 तहसील प्रभावित हुए हैं। पीलीभीत के 49। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। 2 जगह की रिपोर्ट और अहम तस्वीरें आपको दिखाई हैं, रामपुर की और साथ में पीलीभीत की। सुरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रामपुर से, पीलीभीत से धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामपुर का रुख करेंगे। सुरेश, हालात बेहद गंभीर हैं और ऐसे में जानना यह भी जरूरी कि महकमे की तरफ से क्या राहत।
बिल्कुल बता दूं मैं जिस तरीके से गांव के सैलाब हो गए थे रामपुर में, इतनी भयानक बाढ़ शायद मैं समझता हूँ कि लगभग 30 वर्ष के बाद आई है, क्योंकि इससे पहले जो बाढ़ आई थी उसमें इतनी त्रासदी नहीं हुई थी जितनी कल त्रासदी हुई है। बाढ़ का अगर पानी देखें तो शहर के अंदर भी घुस गया था। जो रामपुर की गांधी समाधि है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो रामपुर की ये गांधी समाधि है, बाढ़ का पानी यहाँ पर भी टकरा रहा था। लगभग 2.5 फीट पानी यहाँ पर था। लोग शहर में भी निकलने पे मजबूर हो रहे थे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर बाढ़ के पानी को देखते हुए सभी लोगों को आवागमन से बंद कर दिया था कि यहाँ पर ना जाएं, और आगे जाते हैं तो खतरा होता है, क्योंकि बाढ़ का पानी लगभग 8 से 10 फीट तक यहाँ पर बिल्कुल। और जिस तरीके की तस्वीरें रामपुर में देखने को मिली सुरेश, वो वाकई भयावह थी। पीलीभीत से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, कैसे हालात इस समय पीलीभीत में हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पीलीभीत में जो सागर डैम से जो पानी छोड़ा गया था, 5,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद में सागर नदी में काफी अफरा-तफरी मच गई थी, और जो वहां से सटे हुए गांव सैकड़ों गांव पड़ते हैं, तो वहां पर जो है बिल्कुल तबाही छा गई है। वहां पर लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था, वायुसेना प्लेन आया, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। 26 लोग एक बार निकाल गए, 8 लोग एक बार निकाल गए। आज भी जो जल मंत्री आए हुए थे, उन्होंने बताया कि भी 6 लोग और फंसे हुए हैं जंगल में। अभी जो है रेस्क्यू टीमें चल रही हैं, और यहाँ पर जो है रेस्क्यू टीम का जो है काम जारी है, और अभी जो स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद जरूरी होता है ये जानना कि ऐसे हालातों में आखिरकार महकमा जिसको जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की सौंपी गई है वो क्या कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक होगा देवभूमि का। पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए मुख्य अतिथि के तौर पर, और इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिस कर्मियों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार समेत तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद नए अखाड़ा अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है। इसको लेकर 25 अक्टूबर को प्रयागराज में जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी और साफ भी हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले बैरागी और उदासीन अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी ने कहा कि 25 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है, उसमें जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हरिद्वार से। विकास, क्या कुछ अपडेट है अध्यक्ष पद को लेकर के खींचतान? पहले उत्तराधिकारी पद को लेकर खींचतान, अब अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान, और ये खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, मुझे आपको बता दें 7 अखाड़ा दोहरा अखाड़ा परिषद के अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री के साथ साथ पूरी कार्यकारिणी घोषित किए जाने के बाद अखाड़ा परिषद की रात बढ़ती दिखाई दे रही है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने अलग होकर नए अध्यक्ष महामंत्री पद की घोषणा करने वाले अखाड़ों की बैठक को असंवैधानिक करार जैसे नियमों के विपरीत बुलाई गई बैठक बताया है। उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंत्री पद के लिए 25 अक्टूबर को प्रयागराज में बैठक निश्चित की गई। तो अखाड़ों के साधु संत अलग से बैठक कर अपने आप को अध्यक्ष महामंत्री व अन्य पदों पर आसीन होने की बात कर रहे हैं। उनको प्रयागराज में 25 तारीख को होने वाली बैठक में अपना बहुमत साबित करते तो अच्छा होता। अलग होकर कुछ अखाड़ों के साधु संत अपने आप को अध्यक्ष महामंत्री के पदों पर आसीन होने की बात कर रहे हैं, वही यह अवैध है। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में विगत दिनों आई आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। गुरुवार को बागेश्वर जिले के सुंदर ढूंगा घाटी में 4 पर्यटकों की मौत की खबर मिली। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर जिले के पिंडारी, सुंदर ढूंगा और कपनी ग्लेशियर क्षेत्र में अभी भी 54 लोग फंसे हुए हैं। तो वहीं सुंदर ढूंगा घाटी में मैकतोली भानुटी ग्लेशियर के आसपास ट्रैक पर गए 4 पर्यटकों की मौत हो गई और 2 पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। कफनी ग्लेशियर ट्रैक में 20 गांव वाले भी फंसे हुए हैं। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर पड़ने वाले गांव द्वाली में 18 पर्यटक जिसमें 6 विदेशी 10 ग्रामवासी सहित 34 लोग फंसे होने की सूचना है। तो वहीं जिला सूचना अधिकारी कार्यालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है।
तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बेहतरीन हो। नमस्कार।